गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाएं अर्थात रेस्पॉन्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं क्या है और उसके लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए। चलिए स्टडी शुरू। संसार का नियम है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए ही कि प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो, क्योंकि क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमें प्रतिक्रिया की प्राप्ति होती है। तो रेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जब हम कोई भी क्रिया करेंगे तो हम उस क्रिया को लिखित या मौखिक माध्यम से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे विचार, हमारे सूचनाएं, हमारी अवधारणाएं, इन सबको हम पहुंचाने के लिए बहुत सारे आईसीटी रिसोर्सेज बेस्ड कम्युनिकेशन के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार रेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए कि हम जो क्रिया करेंगे उसी के परिणाम स्वरूप ही हमें प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, तब क्रिया अगर राइट फॉर्म में है तो प्रतिक्रिया भी हमें राइट फॉर्म में ही प्राप्त होगी। इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब एक टीचर क्लास के अंदर अपनी टीचिंग कराता है तो दैट इज एक्ट, क्रिया। और अगर स्टूडेंट को समझ में आता है और वह किसी क्वेरीज के थ्रू कोई क्वेश्चन पुटअप करता है या संबंधित टीचर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देता है, दैट इज रिस्पॉन्डिंग, दैट इज प्रतिक्रिया, वह प्रतिक्रिया है। तो क्रिया अगर पॉजिटिव है, एक्टिव है, तो हमें रिस्पॉन्डिंग भी एक्टिव और पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। अतः इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत हमें सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। सक्रिय और लिखित वातावरण में उन सभी क्रियाओं का समावेश होता है जिनमें बालक को हम शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील या सक्रिय रख सकें। तो हम पढ़ाते समय अगर बालक को लिखित कार्य भी दें, साथ में ऐसा कार्य दें जो बालकों की रुचि के अनुसार हो, तो बालक सक्रिय भी रहेगा और इस प्रकार से जो वातावरण निर्मित होगा वह सक्रिय एवं लिखित वातावरण निर्मित होगा। जैसे हम बालक को श्रुति लेख करा सकते हैं, निबंध प्रतियोगिता भी दे सकते हैं। तो श्रुति लेख और अगर कोई पोएम वगैरह बोल रहे हैं तो बालक उसे सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी लिखित वातावरण और सक्रिय वातावरण के अंतर्गत निर्मित की जाती है, जिससे बालकों का अधिगम स्तर उच्च होता है। साथ ही जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इस प्रकार ये सक्रिय और लिखित वातावरण हमारे भाषा के विकास में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो बच्चा सुनता है वो वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करता है। इस प्रकार भाषा के विकास के लिए सक्रिय और लिखित वातावरण में बालकों का शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना बहुत ही आवश्यक है। प्रोफेसर एस के दुबे ने सक्रिय और लिखित वातावरण के लिए एक डेफिनेशन दी है। वो इस प्रकार से है कि सक्रिय एवं लिखित वातावरण का आशय गतिविधि आधारित बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांतों की ओर स्पष्ट संकेत करता है, जिसमें बालक सीखने संबंधी विभिन्न प्रयोगों की ओर संपन्न करता है तथा शिक्षक द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखित और सक्रिय वातावरण की बहुत विस्तृत रूप में अपनी परिभाषा दी है और इस डेफिनेशन के अनुसार कि जो भी एक्टिविटी होगी वो किसी न किसी गतिविधि या किसी न किसी टास्क के ऊपर आधारित होगी और यह जो गतिविधि होगी वो साइकोलॉजिकल अर्थात बाल केंद्रित सिद्धांतों के आधार पर ही स्पष्ट संकेत देती है, जिसमें बालक सीखने संबंधी विभिन्न क्रियाओं या प्रयोगों को संपन्न करता है और शिक्षक बीच बीच में उन क्रियाओं और प्रयोगों को लेकर के अपना मार्गदर्शन शिक्षक बालकों को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार
सक्रिय और लिखित वातावरण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, जिसमें करके सीखो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग। इसके अनुसार हम एक बालकों को सक्रिय और लिखित वातावरण प्रदान करते हैं जो प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाओं के लिए आवश्यक है। ये प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाएं अधिगम के स्तर को उच्च करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हम जिस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे हमारी प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाएं उस तरह से ही बनेंगी। इस प्रकार इस प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाओं में शिक्षक की भूमिका गौण होती है, क्योंकि वह केवल मार्गदर्शक होता है और बालकों के लिए इस प्रकार का सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें बालक अपनी प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाओं के माध्यम से अपने अधिगम स्तर को उच्च कर सके। और शिक्षक की बालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सारी गतिविधि और बाल केंद्रित जो मनोवैज्ञानिक मेथड है, सिद्धांत है, उन पर सारा फोकस बालक के ऊपर केंद्रित होता है, तो इसमें बालक का प्रमुख स्थान होता है। इस प्रकार प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचनाएं शिक्षण अधिगम के स्तर को उच्च करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये भाषाओं के विकास में भी प्रयोग में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। आज का होमवर्क इस प्रकार है। प्रतिक्रियात्मक व्यूह रचना से बालकों के अधिगम स्तर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसका उत्तर आपको 50 शब्द में देना है। और आपका दूसरा होमवर्क इस प्रकार है। अभी इस कोरोना महामारी के चलते आप सभी को 5-5 मास्क तैयार करके जब भी आप कॉलेज में आए आपको लेकर के आने हैं। साथ ही इस कोरोना पैंडेमिक के इस वैकेशन के दौरान आपको जनता को या अपने बैनर या चार्ट्स के माध्यम से कोरोना के उपायों के प्रति अवेयर करने का भी कार्य करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।